नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। हमारे पास एक बेहद अहम किताब हिंदी साहित्य का इतिहास की भूमिका के कुछ हिस्से हैं और हमारा मकसद ये समझना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की ये कहानी शुरू कैसे हुई, इसके बड़े पड़ाव कौन से थे और इसकी नींव किन विचारों पर रखी गई है। बिल्कुल। ये एक तरह से इतिहास का भी इतिहास है। मतलब हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या लिखा गया, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि उसे वैसे ही क्यों लिखा गया। और ये यात्रा हमें कुछ बहुत ही चौंकाने वाली जगहों पर ले जाएगी। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। सबसे पहले इन दो शब्दों को ही पकड़ते हैं, साहित्य और इतिहास, क्योंकि पूरी चर्चा इन्हीं पर टिकी है। इस किताब की भूमिका में साहित्य शब्द की एक बड़ी खूबसूरत व्याख्या दी गई है। इसकी जड़ें सहित शब्द में हैं, यानी जिसमें सबका हित हो। पर इसका एक और गहरा मतलब बताया गया है, ये इंसान के मन में उठने वाली सुंदर भावनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति है। हाँ, और इसमें एक दर्शन जुड़ा है, सत्यम शिवम सुंदरम। ये सिर्फ तीन शब्द नहीं है, ये साहित्य की कसौटी है। यानी अच्छी रचना वो है जिसमें सच्चाई हो, जो समाज का भला करे और जिसमें कलात्मक खूबसूरती हो। तो इस परिभाषा के हिसाब से साहित्य सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखी गई कोई कहानी या कविता नहीं है। नहीं। ये एक बहुत ऊंचे दर्जे की कला है जो इंसान को बेहतर बनाने का काम करती है। बिल्कुल। सच्चाई, भलाई और खूबसूरती। और दूसरा शब्द है इतिहास। इसकी व्युत्पत्ति है इति प्लस हा प्लस अस, जिसका मतलब है ऐसा ही निश्चित रूप से था। यानी जो घटनाएं परंपरा से हमें मिली हैं, उन्हें एक क्रम में रखना। तो एक तरफ है कला और भावना, और दूसरी तरफ है तथ्यों और घटनाओं का लिखा जोखा। और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, तब बनता है साहित्य का इतिहास। तब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि समय के साथ इंसानी सोच और उसकी कलात्मकता ने कैसे करवटें बदली। उस दौर की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था ने उसे कैसे आकार दिया। तो साहित्य और इतिहास की इस जुगलबंदी को ध्यान में रखते हुए अब उस कहानी पर चलते हैं कि इसे लिखने की पहली कोशिश किसने और क्यों की। और इसका जो जवाब है वो काफी चौंकाने वाला है। मतलब हमें लगता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसी हिंदी के ही बड़े विद्वान ने लिखना शुरू किया होगा। हाँ, आमतौर पर तो यही लगता है। लेकिन ऐसा है नहीं। ये एक ऐसा तथ्य है जो बहुतों को हैरान करता है। पहली कोशिश वो भी 1839 में एक फ्रांसीसी विद्वान ने की थी, जिनका नाम था गारसा दा तासी। और ये और भी दिलचस्प है कि उन्होंने ये इतिहास फ्रांसीसी भाषा में लिखा था, जिसका शीर्षक था इस्तवार दलालिचरत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव एक विदेशी ने एक विदेशी भाषा में रखी। ये बात अपने आप में सोचने वाली है। बिल्कुल। और ये हमें उस दौर के बारे में बहुत कुछ बताती है। सवाल उठता है कि 19वीं सदी में यूरोप में बैठे एक फ्रांसीसी विद्वान को भारत की भाषाओं में इतनी दिलचस्पी क्यों थी। ये उस दौर का वैश्विक अकादमिक माहौल था, जिसे प्राच्यवाद या ओरिएंटलिज्म भी कहते हैं। यूरोप के विद्वान पूर्व की संस्कृतियों, भाषाओं और ज्ञान परंपराओं को समझने के लिए बहुत उत्सुक थे। तो क्या ये सिर्फ एक एकेडमिक जिज्ञासा थी या इसके पीछे कोई औपनिवेशिक नजरिया भी था? मतलब क्या वो हमें बेहतर समझने के लिए पढ़ रहे थे या हम पर बेहतर शासन करने के लिए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब सीधा नहीं है। दोनों बातें थीं। एक तरफ तो वाकई एक बौद्धिक जिज्ञासा थी। वे भारत के दर्शन, कहानियों और व्याकरण की जटिलता से प्रभावित थे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। अंग्रेजों और दूसरे यूरोपीय शासकों को ये एहसास हो गया था कि अगर भारत पर लंबे समय तक शासन करना है तो यहाँ के समाज, संस्कृति और भाषा को समझना जरूरी है। अच्छा। ज्ञान शक्ति का एक रूप है। तो गारसा दा तासी का काम इन दोनों ही धाराओं का मिला जुला नतीजा था। एक सच्ची एकेडमिक रुचि भी और उस दौर की औपनिवेशिक जरूरतें भी। ये एक बेहतरीन संदर्भ है। तो गारसा दा तासी ने एक रास्ता तो खोल दिया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद भी कई लोगों ने कोशिशें की। 1973 से लेकर 1929 तक कई नाम आते हैं, लेकिन फिर एक साल और एक नाम ऐसा आता है जो इस पूरी परंपरा के केंद्र में खड़ा हो जाता है। साल 1929 और पंडित रामचंद्र शुक्ल। हाँ, रामचंद्र शुक्ल का काम एक मील का पत्थर है। आज भी लगभग 100 साल बाद जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो चर्चा या तो शुक्ल जी से शुरू होती है या उन पर आकर खत्म होती है। लेकिन उनके इस महान ग्रंथ के बनने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है।
ये कोई पहले से प्लान की गई बड़ी परियोजना नहीं थी। ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है कि शुक्ल जी का ये इतिहास एक डिक्शनरी की भूमिका के तौर पर शुरू हुआ था। ये तो ऐसा है जैसे किसी फिल्म की ट्रेलर ने ऑस्कर जीत लिया हो। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि काशी की नागरी प्रचारिणी सभा एक बहुत बड़ा हिंदी शब्दकोश प्रकाशित कर रही थी, जिसका नाम था शब्द सागर। उस शब्दकोश के लिए एक भूमिका लिखी जानी थी, जिसमें हिंदी साहित्य का विकास दिखाया जाना था। ये जिम्मेदारी पंडित रामचंद्र शुक्ल को दी गई। उन्होंने इतनी गहराई और विस्तार से शोध किया, इतनी वैज्ञानिक पद्धति से काल विभाजन किया और साहित्यिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया कि वो भूमिका अपने आप में एक पूरा ग्रंथ बन गई। वाह! यानी जिस किताब को आज हम हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ मानते हैं, वो संयोग से बनी। अगर वो शब्दकोश ना बन रहा होता तो शायद ये इतिहास इस रूप में हमारे सामने कभी आता ही नहीं। कह सकते हैं बाद में उसी भूमिका को और सुधारा गया, उसमें और सामग्री जोड़ी गई और फिर उसे हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से एक स्वतंत्र किताब की शक्ल में छापा गया। और मेरे ख्याल से इसी प्रक्रिया ने उसे इतना प्रामाणिक बनाया। ये किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का नतीजा नहीं था, बल्कि एक बड़ी आकदमिक जरूरत को पूरा करने के लिए किए गए गहन शोध का परिणाम था। उन्होंने सिर्फ कवियों और उनकी रचनाओं की लिस्ट नहीं बनाई, उन्होंने एक ढांचा दिया, एक दृष्टि दी कि साहित्य को उसके सामाजिक संदर्भ में कैसे देखा जाना चाहिए। और उन्होंने जो नींव रखी वो इतनी मजबूत थी कि उस पर एक पूरी इमारत खड़ी हो सकी। लेकिन शुक्ल जी इस यात्रा में अकेले नहीं थे। एक स्वस्थ परंपरा वही होती है जो आगे बढ़ती है। उनके बाद भी कई बड़े विद्वानों ने इस काम को और समृद्ध किया। बिल्कुल, ज्ञान की कोई भी धारा एक जगह आकर रुक नहीं जाती। शुक्ल जी ने एक जमीन तैयार की, लेकिन उस पर अलग अलग तरह की फसलें उगाने का काम बाद के विद्वानों ने किया, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बाबू श्याम सुंदर दास। इन लोगों ने शुक्ल जी की कई बातों से सहमति जताई, लेकिन कई जगहों पर उनसे असहमति भी जाहिर की। और इसी बहस और संवाद से ये विषय और ज्यादा मजबूत हुआ। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? ये बहस किस तरह की थी? जरूर। जैसे शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के शुरुआती दौर को वीर गाथा काल कहा था, क्योंकि उस दौर की रचनाओं में उन्हें वीरता और युद्ध का वर्णन ज्यादा मिला। अच्छा। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उस दौर में सिर्फ वीर रस ही नहीं था, भक्ति और श्रृंगार की रचनाएं भी थीं। अच्छा। और कहीं तो प्रामाणिक भी नहीं है। तो उन्होंने उसी काल को आदि काल कहना बेहतर समझा, जो एक ज्यादा व्यापक शब्द है। ये एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे बाद के विद्वानों ने शुक्ल जी के ढांचे को और बेहतर बनाया। ये तो बहुत दिलचस्प है। और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये पूरी परंपरा हमें ये भी दिखाती है कि साहित्य समाज का आईना कैसे होता है। एकदम, ये कुछ ऐसा है जैसे समाज का मूड बदल रहा हो। एक दौर था जब युद्ध और संघर्ष का माहौल था, तो साहित्य में तलवारों की झंकार सुनाई देती थी। ये वीर गाथा काल था। फिर समाज में एक ठहराव आया, लोगों ने बाहरी दुनिया से मुंह मोड़कर अंदर झांका तो भक्ति की लहर चल पड़ी। ये भक्ति काल था। फिर जब समाज दरबारी संस्कृति और विलासिता में डूबा तो साहित्य में भी श्रृंगार और अलंकारों की भरमार हो गई। ये रीति काल था। साहित्य समाज की नब्ज पकड़ता है, और ये नब्ज आज भी धड़क रही है। इस भूमिका में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि आज के दौर में सिर्फ धर्म, दर्शन या राजनीति पर ही नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीक जैसे नए विषयों पर भी हिंदी में लिखा जा रहा है। साहित्य अपनी सीमाओं को लगातार फैला रहा है। और यही एक जीवंत परंपरा की निशानी है। साहित्य कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है। अगर वो नए विचारों, नए विषयों और नई चुनौतियों को अपने में नहीं समेटेगा तो वो अप्रासंगिक हो जाएगा। हिंदी का विज्ञान और तकनीक जैसे विषयों को अपनाना ये दिखाता है कि ये भाषा और इसका साहित्य 21वीं सदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तो इनसे बातों का निचोड़ क्या है? यही कि लगभग एक सदी पहले लिखा गया पंडित रामचंद्र शुक्ला का काम आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये तथ्य अपने आप में हैरान करने वाला है कि उनका लिखा इतिहास आज भी दुनिया के लगभग सभी बड़े विश्वविद्यालयों के हिंदी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसकी वजह वही है जो हमने पहले चर्चा की। उन्होंने एक ढांचा दिया, एक ग्रामर दिया इस विषय को पढ़ने का। आज भी जो शोध होता है, जो बहस होती है, वो ज्यादातर शुक्ल जी के बनाए ढांचे के संदर्भ में ही होती है। आप या तो उनके साथ होते हैं या उनके खिलाफ, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो आज भी इस चर्चा के केंद्र में है। इसीलिए ये किताब बार बार